हाय एवरीवन। सो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि आर यू साइन 30, तो आप क्या सोचोगे? ये कोड वर्ड में बात लिखा हुआ है कि क्या है? तो आइए देखते हैं। आर यू साइन 30 एक वाकई में एक कोड वर्ड में लिखा हुआ है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक कोडेड है। ठीक है, जिसको आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इसका मतलब ये भी है कि आर यू मैड। ना आप बोलोगे कि साइन 30 को मैड क्यों बोल रहे हैं? आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, आर यू हाफ। ओके, सो आर यू हाफ इसका मतलब क्या हुआ? हाफ का मतलब होता है 1/2। इससे ये पता चला कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो ये जस्ट जोक कर रहा हूँ, बट ये याद रखने के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि साइन 30 का मतलब होता है हाफ। तो आर यू साइन 30? सो यहाँ से क्या होगा कि आपको फॉर्मूला याद होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो ख़त्म भी हो जाता है। तो इसके साथ साथ मैं बताता हूँ और कौन कौन से फार्मूलाज हैं और कैसे याद रखना है, और उसको यूज़ करके आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हो। तो साइन 30 और कॉस 60, ये देखिए बिल्कुल आराम से दोनों का ही वैल्यू 1/2 होता है। तो एक में एक फ्री हो गया। चलो और फार्मूलाज देख लेते हैं। कॉस 30, और अगर बात किया जाए साइन 60, देख लो दोनों का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। फिर से बोलोगे सर एक में एक फ्री हो गया, क्यों? एक याद रखो और बस दोनों का रिलेशन याद रखो। कॉस 60 है तो साइन 30 होगा, उल्टा यहाँ पे देखो साइन 30 है तो कॉस 60 है। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू 1/2, इन दोनों का वैल्यू √3/2। और भी कुछ पेयर चाहिए, आइए देखते हैं। तो थर्ड नंबर जो आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है वो है 45 डिग्री पे। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। अच्छा, इसके साथ साथ में और क्या मिलेगा, कॉस 45। नो, यहाँ पे 45 45 सेम है, और वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे है ना, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। और भी फॉर्मूलाज है, इतना ही नहीं है। जैसे साइन 90 है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके साथ में एक फ्री मिल जाएगा आपको कॉस 0 डिग्री। दोनों का रिलेशन याद रखिए कि इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और भी है, आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसके साथ में कौन आएगा, साइन 0 डिग्री। इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। एक और पेयर मिल गया। तो जब पेयर के फॉर्म में याद रखते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से याद रहता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है 6 नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह ध्यान देना है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3। और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है √3। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि 30 डिग्री छोटा है तो इसका वैल्यू भी छोटा है, जो कि 1/√3 है। ठीक है, अच्छा 60 डिग्री बड़ा है 30 के कंपैरिजन में, 60 डिग्री बड़ा है तो 60 का वैल्यू भी बड़ा है, जो क्या है, √3 है। तो आप इस तरीके से अगर रिलेशन बनाओगे तो आपको बोलोगे हाँ, बड़ा को बड़ा वैल्यू मिला है और छोटा को छोटा वैल्यू मिला है। ठीक है, मतलब 30 डिग्री को 30 डिग्री छोटा है तो 1/√3 भी छोटा है। 60 डिग्री बड़ा है किससे, 30 डिग्री से, तो 60 डिग्री को बड़ा वैल्यू मिला है, जो कि है √3। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये फॉर्मूला की बात हो गया। अब जैसे अब इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। अब इसमें ये देखना है कि साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो फॉर्मूला भी चाहिए आपको। ये लीजिए फॉर्मूला, ये देखिए कॉर्नर में फॉर्मूला। अब इसमें क्या करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कौन कौन सा यूज होगा। जैसे साइन 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या है देख लेते हैं। ये वाला यूज होने वाला है। ठीक है, और क्या है हमारे को, कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 में कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे को यूज होंगे। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे साइन 60 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, √3/2। रख देते हैं √3/2। अच्छा, और कौन है साथ में, कॉस 30 डिग्री, इसका भी वैल्यू क्या है, √3/2। रख देते हैं √3/2। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है और मजे लेना है। कॉस 60 का वैल्यू क्या है, देखिए 1/2। ठीक है, अच्छा साइन 30 का वैल्यू भी क्या है, 1/2। याद आया, आर यू साइन 30? सो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिए, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -1 1 ज़ा 1, नीचे में 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4। एलसीएम लेंगे, नीचे दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का वैल्यू बिल्कुल वैसा ही रहता है,
3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 4, इसको कैंसिल करेंगे 2 1 2 से, तो ये आ जाएगा 1/2 इज योर आंसर। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गए हैं, फिर से आपको क्या चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए। ओके, ये रहा फॉर्मूला, कौन कौन सा है, cos 60 है, देख लेते हैं। 2, फटाफट लिखते हैं, 2 cos 60, सो cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, तो साइन 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2 डाल लेते हैं। ओके, और उसके बाद देखते हैं कि साइन 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2 डाल देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगेगा। अच्छा, और क्या है, 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या है, देख लेते हैं कहाँ गया कॉस 90, ये रहा, 0 होता है, इसका जगह पे 0 डाल देते हैं, जहाँ जहाँ स्क्वायर था स्क्वायर डाल दिया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये फिर से 1 का स्क्वायर 1 और नीचे वाला √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, ये सब आना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस ये देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत क्यों है, तो पूरा टर्म 0 हो गया इधर का। अब आगे देखते करना क्या है, इसको कुछ काटना है तो काट सकते हैं, जैसे 2 1 2, 2 2 4, तो ये बच जाएगा 1/2, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 3/2, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम लेते हैं फटाफट, सो 2 और 4 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जिसको भी एलसीएम नहीं आता है देख ले भाई फटाफट, 2 4 का एलसीएम क्या होगा, हाँ मुझे पता है 2 2 2 है, बट आप इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, फिर से रखते हैं 2 1 2, तो 2 और देख लेंगे 2, 2 2 मिल रहे हैं इज इक्वल टू 4, एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये देखना है कि 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 2 4 होता है, मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, फिर से 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है 3, फिर से 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 1, मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 3, तो ये बच्चों वाली बात हो गई, बार बार तो ऐसा नहीं बताऊंगा बट आपको पता होना चाहिए। 2 3 6, 3 1 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया आपके पास 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मजा आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रहा फटाफट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो वैल्यू है वो भी बहुत आसान है, सेक 30 है और कॉसेक 30 है। बोलोगे सर ये वैल्यू तो नहीं बताया आपने, सेक 30 आपने कहाँ बताया, तो ये लो जान लो सेक 30। देखो सेक 30 क्या होता है, देखो आज ही मौका मिला है सीख लेते हैं। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस 30 ना। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कॉस 30 का वैल्यू क्या आता है, याद आया √3/2, तो ये जब √3/2 लिखोगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो आ गया ना, सेक 30 का वैल्यू क्या हो गया, 2/√3। तो अगर मान लो जो मैंने बताया था अगर उतना फॉर्मूला याद कर लेते हो तो कोई फॉर्मूला और याद करने की जरूरत नहीं है। एक और वैल्यू है कॉसेक 30, इसका भी निकाल लेते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके निकाल के देख सकते हो। देखिए, चलिए आइए देखते हैं। तो कॉसेक 30 जो होगा ये 1/sin30 के बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 1/sin30, तो sin 30 याद आया, आर यू sin 30, क्या आप पागल हो, तो इसको बोलेंगे हाफ, हाफ कैसे लिखेंगे, 1/2, जब 1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/1, जिसको आप क्या बोलोगे, 2 ही बोल सकते हो। तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहला वैल्यू जो हमारे पास आया 2/√3 और कॉसेक 30 का कितना आ गया 2। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम के इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, और √3 और 1 का एलसीएम तो √3 होगा, √3 के टेबल में √3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, √3 1 जा √3, मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है 2। चलिए आइए देखते हैं 1 के टेबल में √3 कितनी बार में आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तभी तो आपको √3 मिलेगा, इसका मतलब √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। ऊपर में क्या है 2 है तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये बार बार आप देखिए और समझिए कि ये कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 90% बच्चों को यही नहीं पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, जहाँ तक मैं पढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि अक्सर बच्चों को यहाँ पे फंस जाते हैं इस तरह के वैल्यू में, तो इसको क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। 2 1 2, और ये क्या हो जाएगा, √3 × 2 क्या हो जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाई √3। अब क्या है ना, यहाँ पे आंसर आप छोड़ सकते हो एग्जाम में, लेकिन क्या है थोड़ा सा कि रूट जब भी नीचे में रहेगा ना तो वहां पे थोड़ा सा परहेज करोगे कि इसको भाई ठीक कर लें, और ठीक करने का तरीका क्या है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 से। सो अपने से √3 ऊपर भी लगा देंगे, √3 नीचे भी लगा देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा।
तो अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मैं दोबारा लिख के आपको दिखा देता हूँ। और नीचे में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। ओके, अब ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे। पहले से √3 बाहर में है, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नीचे से यहाँ पे रूट हट चुका है। समझ में आया। अगर ये कॉमन वॉमन लेने में प्रॉब्लम है कि ये दोनों 2 को आप कैसे बाहर निकाल दिए, यहाँ कैसे 1 आ गया, तो इसका मतलब फैक्टर में प्रॉब्लम है, फैक्टराइजेशन। तो बेसिक वीडियो डाला हुआ है, वहां जाके देखेंगे कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, रुकना नहीं है, चलते रहना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आया, इसमें क्या क्या है, बोलोगे इसमें से तो बहुत सारा वैल्यू है सर, फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे बनेगा। ये लो फॉर्मूला, चलिए अब तो फॉर्मूला दिख रहा है ना, अब घबराने की बात नहीं है। तो sin30 है, sin30 क्या होता है, सबसे पहला वैल्यू, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो सबको पता होगा, 1/2 होता है। अब तो पूरे इंडिया को पता चल गया है। tan45, tan45 कहाँ है भाई, ढूंढ लो। अच्छा, tan45 का वैल्यू मैंने नहीं दिया था, इसका भी एक पेयर बना लेते हैं। tan45 का वैल्यू होता है 1, और cot45 का भी वैल्यू क्या होता है 1, वहां पे मैं देना भूल गया था, तो अभी देख लेते हैं। ओके, सो tan45 का भी क्या डाल देते हैं 1। cosec 60 कहाँ पे, ये देख लो, cosec 60 भाई, cosec 60, अच्छा cosec 60 तो बोलोगे सर पता नहीं है, तो cosec 60 कैसे निकलेगा, sin 60 के उल्टा होता है, क्योंकि cosec और sin का रिलेशन है अपना। तो sin 60 का वैल्यू बताइए क्या है, sin 60 का वैल्यू है √3/2, ठीक है ना। यहाँ रखोगे √3/2, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। समझ में आई बात, तो ये भी वैल्यू पता चल गया। यहाँ लिख देते हैं क्या, 2/√3। अब नीचे चलते हैं, अब क्या चाहिए, sec30 है, तो sec30 का वैल्यू बताया था, कुछ याद आया, sec30 किसका उल्टा होता है, cos30 का। जब ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आप दिमाग में निकाल सकते हो। तो cos30 क्या होता है √3/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 2/√3 प्लस cos60 का तो डायरेक्ट वैल्यू आप बता दोगे 1/2 प्लस cot45 का आज बताया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो ऊपर में जो दिख रहा होगा आपको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, ठीक है ना। यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 डाल दो। अब ऊपर का अपना एलसीएम होगा और नीचे का अपना एलसीएम होगा। पहले ऊपर का हम लोग कर लेते, तो ऊपर में क्या है 2 है और √3 है, सो 2√3 ऐसे लिख दिया। अब 2 तो है यहाँ पे, अब √3 बच गया है, और ऊपर में क्या बच गया 1, सो √3 और 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 बन जाए √3। अगर ये नहीं आता है तो बोलिए, अलग से वीडियो बना के डालते हैं कैसे ये एलसीएम वाला पार्ट। क्लास 8 का है ये कॉन्सेप्ट, 7-8 का है। अगर नहीं आता तो सोचिए 7-8 में प्रॉब्लम है, तो बोलेंगे तो नया वीडियो डाल देंगे। तो 1 देखेंगे, 1 जब भी रहेगा तो ये पूरा नीचे का जो एलसीएम पार्ट है वो पूरा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 2√3 जो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2√3 ही तो आएगा, ठीक है ना। मेंटली कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे देखेंगे √3 है और यहाँ पे क्या है √3 है, तो √3 है तो बचा क्या, 2 बच गया। ये 2 जाएगा ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो लिख देते हैं 4। समझ में आई बात कैसे काम होता है। अब नीचे का एलसीएम लेते हैं, फिर से देखते हैं, 2 है और √3 है, तो लिख देते हैं 2√3, ठीक है। अब फिर से वही बात देखो, √3 यहाँ भी है, यहाँ भी √3 है, बचा क्या 2। अब ये 2 जाएगा ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो लिख देते हैं 4, ठीक है। प्लस अब देखो 2 है यहाँ पे, यहाँ भी 2 है, बचा क्या √3, तो √3 जाएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होने, √3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं √3 प्लस। अब जब भी मैंने बताया कि 1 रहेगा तो क्या करना है, नीचे वाले टर्म को जो भी आपका एलसीएम आया है 2√3, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले नंबर से, तो 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आ जाएगा 2√3। तो अभी भी अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको ठीक कर लें, अदरवाइज आप स्किप करके आगे जाइए और अपना काम सॉल्व करिए। अब देखेंगे यहाँ पे कि करना क्या है। ये देखो 2√3 और 2√3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही नीचे में है। समझ में आई बात। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में क्या बच जाएगा, ऊपर में बचेगा √3। अच्छा यहाँ पे ये भी देख लो, √3 और प्लस 2√3 है, तो √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, एक पेंसिल और 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, वैसे ही बोल देंगे √3 प्लस 2√3 3√3। समझ में आई बात। और साथ में कौन है
-4 उसको भी डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देख लीजिए 1√3 और 2√3 तो कितना हो गया 3√3, तो 4 तो पहले से है और आ जाएगा 3√3। अब इसको कुछ करना नहीं है, रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में जो नंबर रहता है जैसे प्लस में है तो उसी को माइनस में लिखते हैं, तो 4 - 3√3 हो गया ऊपर में, और नीचे में भी 4 - 3√3, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले नंबर को तो ऐसे ही लिख देंगे जैसे 3√3 - 4, और क्या आ गया 4 - 3√3, ऐसे ही लिख देते हैं। नीचे में जो आपको दिख रहा होगा ये हमारे को a + b एंड a - b एक फॉर्मूले में आ गया जिसको बोलते हैं a² -b², तो b के जगह पे कौन है 3√3 है, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अब क्या करते हैं, इस सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 3√3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3 4 = 12√3। अच्छा, फिर से यही टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो 3√3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 सा क्या हो गया 9, और √3 भी है तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और काम करते हैं बिकॉज नेक्स्ट टर्म भी रहता है यहाँ पे। सो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो 4 4 सा क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है ना। अब यही 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो 4 3 सा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 आ गया, और √3 भी है तो √3 पे लगा दिया। अब ये मल्टीप्लाई करने वाली बात जो है ना, ये क्लास 8 से 9 से चलता आ रहा है, तो अगर 10 में प्रॉब्लम है तो पीछे का सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, माइनस 3√3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा जगह बन गया। अब इसमें क्या करना है, जो 12√3 है आराम से बिल्कुल 12√3 लिख दिया, 9 3 सा कितना हो गया 27, माइनस 16 है तो 16 लिख दिया, 12√3 है तो यहाँ पे भी 12√3 लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 16, और माइनस 9 3 सा 27। अच्छा, ऊपर में दिख रहा होगा कि ये 2√3 है, और यहाँ 12√3 है, और यहाँ भी 12√3 है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 24√3। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास -27 है और -16 है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस एडिशन होता है, तो ऐड कर लेंगे, ऐड करके कितना है, ये दोनों -43 आ जाएगा, ठीक है। तो -43 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई, अच्छा 16 - 27, तो इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट, इसमें आपको 11 मिल जाएगा। अच्छा, -11 लिखेंगे, क्यों -11 लिखेंगे, क्योंकि ये 27 बड़ा है, उसका साइन को देना ही पड़ता है। अब आप अपना आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि नीचे में रूट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप नेगेटिव को ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर करोगे नेगेटिव तो ऐसा दिखेगा 24√3 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 11। ओके, अब ये नेगेटिव भी अंदर डाल सकते हो, आपका मर्जी है, और नहीं तो यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नेगेटिव अगर अंदर जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि ये नेगेटिव अगर अंदर जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, आपको आना चाहिए। तो देखिए, ये जो नेगेटिव है अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -24√3, और यही नेगेटिव अगर इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 43 विच इज डिवाइडेड बाई 11, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पहले आप पॉजिटिव टर्म लिख दिए 43, और माइनस ये आप टर्म यहाँ पे लिख देंगे 24√3, ठीक है। तो ये देखने में कुछ नहीं है, बस जैसे मान लो कि आपने बिरयानी बनाया तो उसमें थोड़ा धनिया पत्ता लगा दिया, बस वैसा ही है, थोड़ा सजाने को बोलते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब जो ये क्वेश्चन है एमसीक्यू, और आपको तो पता है कि फर्स्ट टर्म जो भी होगा वो एमसीक्यू ही क्वेश्चन आएगा, और मैं हर चैप्टर का एमसीक्यू डालने वाला हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये एक एमसीक्यू देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या क्या वैल्यू है, tan 30 डिग्री है उसको चाहिए, तो tan 30 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, छोटा वैल्यू 1/√3, याद आया कुछ, तो इसीलिए वैल्यू पुट करते हैं 2, tan 30 की जगह पे 1/√3, ध्यान से देखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 तो डालेंगे बट उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया। ओके, अब बस थोड़ा सा और है, इसमें आप ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर में तो 2/√3
नो प्रॉब्लम। नीचे में क्या करना होगा, इस तरह का जब भी होता है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 1 3 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये सब शॉर्टकट है कि आप कैसे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4/3। और जब भी ऐसा दिखे आपको कि जैसे एक नंबर है फ्रैक्शन में, उसके नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो वही करना है, रेसिप्रोकल वाला कुछ याद आया, 2/√3 लिखा और नीचे जो नंबर रहेगा इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/4। और इसमें जो काटना है काट सकते हो आप, जैसे 2 1 2, ये हो जाएगा 2 2 4। अच्छा, अब यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे इसको ये भी काट सकते हैं, देखो आप, क्योंकि ये √3 है, तो √3 से 3 कटेगा कितनी बार में, √3 बार में। अब बोलोगे ये सर कैसे हो गया, अरे भाई 3/√3 है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3, है ना। 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, एक कट गया तो एक बचेगा ना, तो वही तो यहाँ पे बचा है एक √3, तो √3 ऊपर हो गया और नीचे 2 हो गया। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का होता है कि कॉस 60 का होता है कि tan 60 का किसका होता है, साइन 30 तो 1/2 होता है, याद आया होगा। और वही है, इसका भी होता है 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि यही वो नंबर है, ठीक है ना, यही वो वैल्यू है साइन 60 डिग्री। तो आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप फटाफट बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। फाइन। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इन सब क्वेश्चन से, बट इसी एक्सरसाइज में है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो क्या है, tan का वैल्यू दिया हुआ है कि tan हमारे पास a प्लस बी कितना है, √3 है। तो लिख लेते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब आपको क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे, पर देख लेते करना कैसे है। तो tan a प्लस बी तो वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। अच्छा, tan का वैल्यू √3 कब होता है, तो याद आएगा आपको, tan 60 डिग्री में होता है, ठीक है ना। फॉर्मूलाज में जरूर टाइम बिताइएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब क्या करना है, tan को यहाँ पे हटा के जो अंदर का एंगल है उसको बस इक्वेट कर लेना है। तो अंदर का क्या एंगल है, a प्लस बी, राइट साइड क्या है 60 डिग्री, दोनों तरफ tan है, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी है एग्जामिनेशन पैटर्न पे बेस्ड है, तो इसीलिए बिल्कुल क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो वैल्यू है उसको भी देख लेते हैं। ये वाला वैल्यू कहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, टाइम लगाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है, लगे रहिए। tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है, याद आया होगा, tan 30 डिग्री में। जो फॉर्मूला लिखवाया था उसका एक चार्ट बना लो, एक पेपर में लिख के और सामने रखिए, और उसके बाद देखिए फटाफट बनता है। तो ये अब क्या करना है, एंगल को इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों तरफ tan है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, एलिमिनेशन मेथड से। याद आया होगा कुछ एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हमारे पास क्या है, एक a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, और दूसरा क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। अब इन दोनों क्या करते हैं, हम बी को कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा क्या, क्योंकि माइनस है प्लस है, कैंसिल हो सकता है। a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं किया है। क्यों साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि पहले से एक b जो था वो पॉजिटिव में है और एक b निगेटिव में है। क्या साइन चेंज करने की जरूरत है, क्या हम डायरेक्ट नहीं काट सकते, काट सकते हैं। अब a का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45। एक तो वैल्यू पता लग गया। अब यही वैल्यू क्या करोगे, a का वैल्यू अब क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। तो यहीं पे पुट कर लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर किस में डाल देते हैं, 1 में डाल देते हैं। 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन नंबर 1 से आया। इसका एड्रेस लिख देते हैं। a का वैल्यू 45 डिग्री है, यहाँ लिख लो भाई 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b का वैल्यू निकालना है, 60 रहेगा, 45 किधर जाएगा, राइट साइड, -45 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आएगा, 15 डिग्री। इसी के साथ अब अपना आंसर लिखोगे, थोड़ा सजा के लिखना है लास्ट में, ठीक है ना। a का वैल्यू क्या आया था, 45 डिग्री, b का वैल्यू क्या आया, 15 डिग्री, दोनों को साथ में लिखेंगे, ठीक है। मिठाई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पैकिंग भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ऑल।